Hello dear students, welcome you all. How is everyone? We are going to discuss DPP of combined bending and torsion. Okay, so first question we are having is a section of solid circular shaft with diameter D is subjected to bending moment M and torque T. तो हमारे पास एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, इसका डायमीटर डी है, बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है, टॉर्क टी लग रहा है. एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द सेक्शन इज. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स कैसे आता है? दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर. यहाँ पर आपको सिग्मा 1 कैसे मिलेगा? सिग्मा 1 मिल जाएगा आपको, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा. नॉर्मल स्ट्रेस आएगा बेंडिंग मोमेंट की वजह से. बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है? बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है. तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ये कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 आपको मिल जाएगा 32m/πd³. ठीक है. और शेयर स्ट्रेस कैसे मिल जाएगा? टाउ. अच्छा, सिग्मा 1 तो ये हो गया, सिग्मा 2 हो जाएगा 0. ये क्लास में वैसे डिस्कस कर रखा है हमने. ठीक है. सिग्मा 1 32m/πd³. बेसिकली क्या हो जाएगा? ये m/z आ जाएगा, सेक्शन मॉडुलस. ठीक है. z क्या हो जाएगा? सेक्शन मॉडुलस. तो m/z बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस. सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा πd³/32. ठीक है. नाउ सिग्मा 2 जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस, ये वाली जो स्ट्रेस होगी ना, वर्टिकल स्ट्रेस, ये जीरो हो जाएगी. नॉर्मल स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी हो जाएगी, तो सिग्मा 2 जीरो हो जाएगा. सिग्मा 2 जीरो हो गया. चलिए, और शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस आएगा टॉर्क की वजह से. तो टॉर्क की वजह से शेयर स्ट्रेस आएगा, ये आ जाएगा 16t/πd³. 16t/πd³. ठीक है. तो अब अगर ये सारी की सारी वैल्यूज हम रखें तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ जाएगा, बेसिकली ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ना रख के हमको इनको क्या रखना चाहिए? सिग्मा x और सिग्मा y रखना चाहिए. ठीक है. वी शुड कीप देम सिग्मा x एंड सिग्मा y. ठीक है ना. तो इनकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रेसेस आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे? जस्ट अ मिनट. हाँ, सिग्मा x सिग्मा y, इसको चेंज कर देते हैं, सिग्मा x सिग्मा y. ठीक है. तो इनकी वजह से जो हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा 1, दैट विल बी इक्वल टू 32m/πd³ प्लस 0, ये हो जाएगा 16m/πd³. ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 16m/πd³ का स्क्वायर, 16m/πd³ का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16t/πd³ का स्क्वायर, 16t/πd³ का स्क्वायर. अगर यहाँ से 16/πd³ पूरे में से कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बच जाएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू, सिग्मा 1 आ जाएगा हमारे पास 16/πd³, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा m प्लस अंडर रूट ऑफ m² प्लस t². तो ये आ जाएगा हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये इतना आ जाएगा. ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी 16/πd³. 16/πd³. ठीक है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. डी आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हेन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m एंड अ टॉर्क t, द इक्विवेलेंट टॉर्क इज गिवन बाय. इक्विवेलेंट टॉर्क कैसे मिलेगा हमको? इक्विवेलेंट टॉर्क देखो क्या होता है. इक्विवेलेंट टॉर्क का सबसे पहले तो डेफिनेशन समझो. डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट m और टॉर्क t, ये दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से, इनके कंबाइंड एक्शन की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उतना ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकेले टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस हो जाए. तो वो वाला जो टॉर्क होगा जिसकी वजह से इतना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उस टॉर्क को कहेंगे हम इक्विवेलेंट टॉर्क. ठीक है. तो इन दोनों की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, टाउ मैक्स ड्यू टू m एंड t. ठीक है. कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट और टॉर्जन की वजह से ये आ जाएगा 16/πd³ अंडर रूट ऑफ m² प्लस t². ये इतना शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा कंबाइंड एक्शन ऑफ मोमेंट एंड टॉर्क. ठीक. आगे, अब टाउ मैक्स ड्यू टू
इक्विवेलेंट टॉर्क, टी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टॉर्क की वजह से कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16 टी क्यू अपॉन पाई डी क्यू। देखो इस सिचुएशन में अकेला टॉर्क लग रहा है, तो अकेले टॉर्क की वजह से 16 अपॉन अकेले टॉर्क की वजह से टी अपॉन जेड पी पोलर सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा। पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब बाई 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बाय डेफिनेशन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दीज टू शुड बी इक्वल टू ईच अदर। इन दोनों को अगर एक दूसरे के बराबर कर दिया जाए तो 16 अपॉन पाई डी क्यूब यहाँ से, 16 अपॉन पाई डी क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो टॉर्क इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब ये आ जाएगा बस यही आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यही इसी तरह के ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं, है ना। एक क्लास के अंदर हमने खत्म कर लिया था उसको। A shaft is subjected to a bending moment m and torque t. The equivalent bending moment on the shaft is given by. अभी equivalent bending moment क्या हो जाएगा, equivalent bending moment हो जाएगा कि अगर m और t की वजह से, m और t और नहीं है, ये एंड है, m एंड t बोथ आर एक्टिंग टुगेदर, दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। दोनों एक साथ एक्ट करने की वजह से जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा 1। ठीक है, अगर अकेला बेंडिंग मोमेंट लगा दिया जाए एम ई क्यू के बराबर, वो अकेला बेंडिंग मोमेंट इतना ही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर दे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 अगर हम एम और टी की वजह से निकाल दें, सिग्मा 1 ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ मोमेंट एंड टॉर्जन, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा 1 आ जाएगा इतना। अब सिग्मा 1 एम इक्विवेलेंट की वजह से, सिग्मा 1 ड्यू टू इक्विवेलेंट मोमेंट, इक्विवेलेंट मोमेंट की वजह से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 एम इक्विवेलेंट अपॉन पाई डी। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अगर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नहीं, यहाँ पर एम इक्विवेलेंट की वजह से ये 16 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 32। ठीक है, ये 32 आ जाएगा। 32 क्यों आ जाएगा, एम इक्विवेलेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस होगा, यहाँ पर पोलर सेक्शन मॉडुलस नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस होता है पाई डी क्यूब बाय 32, 32 ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो इन दोनों को इक्वल करने से हमारे पास इक्विवेलेंट मोमेंट कितना आ जाएगा, एम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 2, होल अपॉन 2। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ एम प्लस, ओके, एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय 2। करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर d सब्जेक्टेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट m, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट। तो यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप्ड होगी, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट m, यानी बेंडिंग मोमेंट भी m के बराबर है और ट्विस्टिंग मोमेंट भी m के बराबर ही है। ट्विस्टिंग मोमेंट जो है ना वो भी m के बराबर है, दोनों m है। ठीक है, अब इन दोनों को ही m रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16m रूट 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2m स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर का तो अंडर रूट आ गया बाहर m निकल के, और 2 का रूट तो 2 ही रह जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। तो 16m रूट 2 अपॉन पाई डी क्यूब, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
The strain energy stored in a hollow circular shaft of outer diameter capital D and inner diameter small d subjected to shear stress. तो देखो इसका ना हमने क्लास में डेरिवेशन किया था। क्लास में हमने क्या देखा था? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड थी ये थी टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। ये थी सॉलिड शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए क्या थी? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन हॉलो शाफ्ट ये थी टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू डायमीटर स्क्वायर, आउटर डायमीटर स्क्वायर प्लस इनर डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आउटर डायमीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि सर डेरिवेशन में हमने आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर किया था, तो अगर आप आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी करते हो तब भी सेम ही रेशियो आ जाएगा, है ना। इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी हो जाएगा 2r के बराबर, है ना। जब आप 2r करोगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला 4 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर किसी जगह पर आपको d की जगह r भी लिखा हुआ हो ना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, सेम ही अप्लाई होगा। ठीक है ना, क्लियर। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप क्या करो, कॉपी लो, कॉपी के अंदर कैपिटल डी की जगह 2r लिख दो, 2 इंटू कैपिटल आर, स्मॉल डी की जगह 2 इंटू स्मॉल आर लिख दो, कैपिटल डी की जगह 2 इंटू कैपिटल आर लिख दो, और फिर सॉल्व करके देख लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, डी के टर्म्स में दिया हुआ था तो हमने डी के टर्म्स में निकाल लिया। रेडियस दिया हुआ था क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ होता तो हम रेडियस के टर्म्स में निकाल लेते। ठीक, तो यहाँ पर हॉलो शाफ्ट के लिए पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर अपॉन 4c इंटू डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट टी, ठीक है, डायमीटर डी है, ट्विस्टिंग मोमेंट टी दिया हुआ है, एंड अ बेंडिंग मोमेंट m, देन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस ही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस देख के ही समझ में आ रहा है, ऑलवेज भी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये है m और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा m से ज़्यादा ही होगा, है ना। तो m में से जब m से ज़्यादा बड़ी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा कंप्रेसिव होगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो खैर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 अपॉन पाई डी क्यूब m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a shaft of diameter d is subjected to a twisting moment t and bending moment m, then the maximum shear stress, तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, देखो टाउ मैक्स हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 है हमारे पास 16 अपॉन पाई डी क्यूब m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन पाई डी क्यूब m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अभी ये बाहर वाली टर्म रहने देते हैं, इसमें से इसको अगर माइनस करें तो m माइनस m हो जाएगा, m और m तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करें, तो जब माइनस करना है और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स,
2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास बचेगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टाउ मैक्स। ठीक, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A solid shaft of circular cross section is subjected to torque T which produce a maximum shear stress Fs in the shaft. Diameter of the shaft should be, देखो हमारे पास एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, इसके ऊपर टॉर्क T एक्ट कर रहा है, टॉर्क T इज एक्टिंग which produces a maximum shear stress Fs in the shaft। ठीक है, डायमीटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, टाउ मैक्स, बेसिकली हम जिसको टाउ मैक्स कहते हैं, तो टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय आर, टॉर्जन फॉर्मूला से हम ये लिख सकते हैं ना, टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय आर मैक्स विल बी इक्वल टू टी अपॉन आई पी। ठीक है, हम यहाँ पर टाउ मैक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं टी अपॉन जेड पी, आर मैक्स को आई पी से डिवाइड कर देंगे, इधर ले जाके आई पी से डिवाइड हो जाएगा, तो आई पी डिवाइडेड बाय आर मैक्स क्या हो जाएगा, जेड पी हो जाएगा। ठीक है, ये जेड पी मिल गया। नाउ टाउ मैक्स की जगह हम एफ एस रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एफ एस के टर्म्स में दिया हुआ है, ये हो जाएगा टी अपॉन जेड पी। नाउ पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है हमारे पास पाई डी क्यूब बाय 16। ठीक है, तो इसकी जगह रख देते हैं पाई डी क्यूब बाय 16, 16 ऊपर चला गया है ना, और डी क्यूब को इधर ले आते हैं, तो डी क्यूब हमारे पास आ जाएगा 16t अपॉन पाई एफ एस। तो यहाँ से हम d की वैल्यू लिख सकते हैं, d विल बी क्यूब रूट ऑफ 16t अपॉन पाई एफ एस, 16t अपॉन पाई एफ एस, d इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16t अपॉन पाई एफ एस, क्यूब रूट ऑफ 16t अपॉन पाई एफ एस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन के, आई होप आपको समझ में आए सारे के सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, बाय बाय, टेक केयर।